So now, हेलो दोस्तों, वंस अगेन दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस आप सभी का स्वागत करते हैं। और हम लोग आ गए हैं यूनिट 4 पे। ठीक है, यूनिट 4, यूनिट 3 कंप्लीटली खत्म हो चुका है, जिसमें हम लोग एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपसे बताया था कि एक्सटर्नल सेक्टर वो एरिया होता है जो भारत के बाहर की बात करता है, सरल शब्दों में, है ना। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ये विनिमय दरें, एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, जिसमें कि हम लोग समझेंगे कि ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है। इसके अलावा परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है दो करेंसी के बीच में, रियल एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स, एंड एक करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी। ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। डॉलर एंड रूपी का एक्सचेंज कैसे होता है, यही समझने के लिए आज हम बैठे हैं। ठीक है, और वैसे हिडन मोटिव तो ये है ना, 120 प्लस स्कोर करना। एग्जैक्टली तो उसके लिए इकोनॉमी में अपना कमांड बहुत मजबूत कर लीजिए। रीजन, क्योंकि इकोनॉमी से कम 44 मार्क्स आपके प्रीलिम्स में आते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कहाँ पे हैं? तो ये टेबल है वो मेजरमेंट यूनिट, जहां से आपको पता चलता है कि हम लोग सिलेबस में कहाँ पे हैं अभी। ये है आपका यूनिट 4 एक्सटर्नल सेक्टर, आज हम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा हाँ, ये तो आपको साथ में देखना है कि इस पूरे यूनिट से प्रीलिम में 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मतलब कह सकते हैं करीब करीब 4 क्वेश्चन आते हैं, जो कि अपने आप में हैवी वेट होता है। ठीक है, इसको करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आते ही सबसे पहले क्या है कि रूपी डॉलर के एक्सचेंज रेट आखिर क्या हैं और किस प्रकार से ये प्रभावित हो रहे थे लंबे समय से। थोड़ा सा पीछे जाते हैं और ये साल देखते हैं 2008 का। ठीक है, ये 2008 का साल देखते हैं। ये वो समय था जबकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इसमें हुआ क्या था, सब प्राइम क्राइसिस आई थी। सब प्राइम क्राइसिस, जिस टाइम में अचानक डॉलर के प्राइसेस जो कभी 40 से 42 रुपए के आसपास हुआ करते थे, ये 55 रुपए के आसपास पहुंच गए थे। ठीक है, और फिर थोड़ा सा मॉडरेट होते हुए दूसरी घटना होती है यूरोजोन क्राइसिस की। ये साल था 2010 से 12 के आसपास का टाइम। यूरोजोन क्राइसिस में कई सारी यूरोपियन कंट्रीज, स्पेशली यूरोप की जो पूर्वी साइड स्थित हैं, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, उनकी करेंसी में अचानक से गिरावट आ गई, और जिसके फलस्वरूप डॉलर को दोबारा राइज होने का मौका मिला। ठीक है, और डॉलर फिर मजबूत हुआ। फिर घटना आती है 2013, 14 और 15 के आसपास, जब टेपर टेम्परिंग हुई। टेपर टैंट्रम का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जो यूएस की फेड रिजर्व है ना, यूनाइटेड स्टेट्स की फेडरल रिजर्व, जैसे भारत में आरबीआई है, उसी तरह वहां की जो केंद्रीय बैंक है उसको यूएस फेडरल रिजर्व कहते हैं। उसने ईजिंग का रास्ता छोड़ दिया। ईजिंग समझते हैं ना, क्वांटिटेटिव ईजिंग, मतलब एक्सपेंशन का रास्ता छोड़ दिया और डॉलर को टाइट करना शुरू किया। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं हॉकिश मनी पॉलिसी, मतलब डॉलर को टाइट कर दिया, मार्केट में डॉलर महंगा आने लगा, और जिसके बाद डॉलर में फिर से राइज आया। ठीक है, और फिर आता है साल 2019 का। ठीक है, जब कोविड अपने आप में पीक पे होता है, और कोविड के दौरान 2019 से लेके 21 के बीच में यूएस फेडरल रिजर्व यानी कि अमेरिका की आरबीआई ने 4 बार अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू किया, जिसमें कि उसने अपने पॉलिसी रेट को बढ़ाया। ठीक है, जिसके फलस्वरूप डॉलर धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया, और जो प्राइसेस 70 के आसपास थे, 70 कहने का मतलब कि एक डॉलर में 70 रुपए हुआ करते थे, वो बढ़कर एक डॉलर में 80 रुपीस के आसपास पहुंच गए। ठीक है, बढ़कर। ये सब इसी दौरान हुआ 2019-20 के समय में। ठीक है, हाँ, क्राइसिल की 2022 की रिपोर्ट है जो ये बताता है कि 2022 में रूपी डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो
₹80 क्रॉस कर गया था। ठीक है, यानी कि $1 में आपको ₹80 मिल सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि आप इंडियन हैं तो $1 पाने के लिए आपको ₹80 खर्च करने पड़ सकते हैं। ₹80 आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये घटनाक्रम पीछे हुआ। लेकिन इतना सब कुछ समझने के लिए बहुत जरूरी ये है कि आप ये समझें कि ये एक्सचेंज रेट आखिर ये चीज क्या है, कैसे डिसाइड होता है, क्या क्या फैक्टर होते हैं। उसके आधार पर हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल समझने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटल्स के माध्यम से हमें पता चलेगा कि आखिर ये जो एक्सचेंज रेट है ये एग्जैक्टली है क्या। इसे हम हिंदी में बोलते हैं विनिमय दरें। मतलब सीधी बात यही है कि $1 में कितने रुपए, ठीक है, कितने रुपए, यही समझने की हम कोशिश करेंगे। तो अगर हम सीधे पहले हम ये समझें कि अगर आप $1 खरीदना चाहते हैं तो आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। मतलब आपको $1 खरीदना चाहते हैं तो कितने रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर हम 2022 का डेटा लेते हैं, ठीक है, 2022 का डेटा लेते हैं तो $1 पाने के लिए आपको ₹80 खर्च करने पड़ेंगे। अभी ये हम धीरे धीरे स्टैब्लिश करेंगे कि आखिर ये एक्सचेंज रेट, इनकी पॉलिसीज क्या है, किस तरह से डिसाइड होती हैं। उसके लिए पहले हम थोड़ा सा मुद्राओं की संबंध समझ लेते हैं, करेंसीज की रिलेशन समझ लेते हैं, डॉलर और रुपए की। फिर हम लोग समझेंगे कि दुनिया में क्या सिस्टम चलता है, यानी कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, मैनेज्ड फ्लोट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। आज हम लोग रुपी और डॉलर के बीच के रिलेशन को स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, किस तरह से डॉलर स्टैब्लिश हुआ है, ये प्राइस स्टैब्लिश हुए हैं। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट का मतलब है, यानी कि नाम मात्र की विनिमय दर को अब हम आगे से नॉमिनल एक्सचेंज रेट या NAR बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा मतलब क्या होगा NAR बोलने का, नाम मात्र की विनिमय दर। ठीक है, तो NAR का अर्थ है कि एक्सचेंज मार्केट में $1 बेचने पर किसी को कितने रुपए प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पे 2022 में ₹80 मिलते थे। NAR की मांग और आपूर्ति बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि अधिक से अधिक लोग एक्सचेंज मार्केट में डॉलर खरीद रहे हैं तो डॉलर की मांग बढ़ रही है, इसे हम बोलेंगे। और जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है, ठीक है, वो महंगी हो जाती है। ये तो पता है ना, जैसे चीनी की डिमांड ज्यादा करोगे तो चीनी महंगी हो जाएगी, गोल्ड की डिमांड ज्यादा करोगे तो गोल्ड महंगा हो जाएगा, डॉलर की डिमांड ज्यादा करोगे तो डॉलर महंगा हो जाएगा। ठीक है, और उसे हम बोलते हैं डॉलर मजबूत हो रहा है, या अधिमूल्यन बोलेंगे, अप्रिसिएशन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इसी का उल्टा भी सही है। अगर रुपये की डिमांड ज्यादा हो जाए तो रुपये महंगा हो जाएगा। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो आपको गांठ बांध देना है, और ये आपको हमेशा फॉलो करना है एक्सचेंज रेट पे, कि जब दो करेंसीज आमने सामने हों, जैसे डॉलर और रुपए आमने सामने हैं, ठीक है, आमने सामने हैं अगर ये, तो इसमें से किसी एक को आपको वस्तु मानना पड़ेगा। ठीक है, किसी एक को आपको वस्तु मानना पड़ेगा और दूसरे को मुद्रा, दूसरे को करेंसी मानना पड़ेगा। हम लोग भारतीय हैं तो हम लोग रुपए को करेंसी मानते हैं, ठीक है, और डॉलर को चीनी, मतलब चीनी जैसी वस्तु है ना, डॉलर को चीनी जैसी वस्तु मानते हैं, चीनी जैसी वस्तु। ठीक है, वस्तु, तो हमें समझने में आसान होता है। अब ये तो पहला रूल आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो पहला रूल आपको याद रखना है, निश्चित तौर पे याद रखेंगे। अगर ये याद रखेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। एक और रूल आपको याद रखना है, वो ये यहां पे लिख देता हूं, यहां पे अटेंशन पे करेंगे कि अगर हम वस्तु और रुपये के बीच के रिलेशन समझते हैं तो, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज एंड करेंसी यानी कि रुपये, इनका रिलेशन कैसा है, तो इनका रिलेशन होता है विरोधाभासी। ठीक है, विरोधाभासी मतलब एक का महंगा होना दूसरे को कमजोर करता है, सीधी बात है, इसका रिलेशन होगा विरोधाभासी। अगर गुड्स महंगे होते हैं तो रुपये कमजोर होता है। ठीक है, रुपये महंगा होगा तो गुड्स के प्राइस घटेंगे, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका रिलेशन कैसा है, विरोधाभासी। अब यही बात आप डॉलर पे अप्लाई करो। अगर हमारे लिए डॉलर वस्तु है तो यही बात डॉलर के लिए होगा। तो डॉलर और रुपए का रिलेशन कैसा होगा, विरोधाभासी। याद रखोगे ना,
अगर आपने ये दो रूल याद रख कर लिए, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2, तो आपके फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हो जाएंगे और यूपीएससी में कठिन से कठिन क्वेश्चन को आप आसानी से चुटकियों में हल करोगे, ठीक है ना, जैसा पहले कभी नहीं हल किया। और यही वजह है कि ये जो फंडामेंटल्स की समझ की कमी होती है ना, जिसकी वजह से आप लंबे समय तक प्रीलिम ना क्वालिफाई कर पाने वालों की भीड़ में हो, ठीक है। और अगर आप अपने आप को उनसे अलग करना चाहते हो और अपने आप को प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाली लिस्ट में देखना चाहते हो, तो इन फंडामेंटल्स को बहुत मजबूत कर लो, ठीक है। कहीं नहीं जाना, बस यही स्लाइड्स पढ़नी है, ठीक है। हम पीपीटी शेयर करते हैं, उन्हीं को पढ़ना है और यही लेक्चर्स बार बार देखने हैं। जब भी डाउट आए आके देख लो चुपचाप। देखते हैं, अगर डॉलर की मांग ज्यादा बढ़ जाती है तो डॉलर मजबूत हो जाता है। हम बोलते हैं कि डॉलर का अधिमूल्यन हो रहा है, डॉलर अप्रिसिएट हो रहा है। रूपी की मांग बढ़ जाएगी तो यही बात रूपी के लिए लागू होगी, ठीक है। अच्छा, एक और उदाहरण समझते हैं इसको अलग तरीके से। अगर ज्यादा से ज्यादा पर्यटक भारत आ रहे हैं ताजमहल देखने, वाराणसी जाने, ठीक है, सरदार पटेल की स्टेच्यू देखने, अगर इनको देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पर्यटक भारत आ रहे हैं तो वो अपने साथ डॉलर लेके आएंगे और रूपी में परिवर्तित करेंगे, जिससे रूपी की डिमांड बढ़ जाएगी, रूपी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में रुपए का अधिमूल्यन होगा। अच्छा, एक चीज बताओ, पर्यटक अगर भारत आते हैं तो टेक्निकली आपको नहीं लगता कि हमारी सेवाओं का एक्सपोर्ट हो रहा है ना? हाँ, अगर पर्यटक ज्यादा से ज्यादा भारत आ रहे हैं तो ये हमारी सेवाओं का, हमारी सर्विसेज का एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं और ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बारीकियां हैं और फिर इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। 2019 में यूपीएससी प्रीलिम्स सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया है। Purchasing power parity exchange rates are calculated by comparing the prices of same basket of goods। अब हमको ये सब समझना पड़ेगा कि ये बास्केट ऑफ गुड्स क्या है, ठीक है, एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। दूसरा, इन टर्म्स ऑफ ट्रिपल पी डॉलर इंडिया इज सिक्स्थ, आर यू श्योर, देखेंगे, ठीक है, लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, आई डोंट नो। ये सारी चीजें हमको पता चलेंगी अगर हम ये स्लाइड्स जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं तो, ठीक है। आइए देखते हैं, फिर क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही। क्रय शक्ति समानता पहले समझते हैं। हमने एनईआर समझा, ठीक है, कि $1 खरीदने के लिए कितने रुपए आपको चाहिए, या आपके पास $1 है तो आप कितने रुपए प्राप्त कर सकते हैं, वो एनईआर था, ठीक है। अब समझते हैं ये परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, क्रय शक्ति समानता क्या है, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी विनिमय दर हमको समझने के लिए फिर से वहीं पे आना पड़ेगा, ठीक है, कि यहां पे हम लिख देते हैं आपकी सुविधा के लिए एनईआर, $1 बराबर 80 रुपए, ठीक है। अब इसी आधार पर इसको समझते हैं कि मान लीजिए कि $1 से अमेरिका में, यूएस में एक बर्गर मिलता है और इंडिया में एक बर्गर पाने के लिए आपको 40 रुपए खर्च करने पड़ते हैं इंडिया में। तो आपको नहीं लगता कि मैथमेटिकली एक बर्गर बराबर है, इसको लिख दिया जाना चाहिए $1 बराबर 40 रुपए। तो ये हमारा हो जाता है पैरिटी, तुलना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर एक अमेरिकन अमेरिका में बर्गर खरीदता है और उसके पास $1 है, ठीक है, $1 है, तो वो सिर्फ एक बर्गर खा सकता है। लेकिन अगर वो इंडिया आता है और अपना $1 बर्गर में खर्च करता है तो वो 2 बर्गर खरीद सकता है। आपको नहीं लगता कि ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन ऐसा करना चाहेंगे, ठीक है। बाकी सारे कॉस्ट को नेग्लेजिबल मान लेते हैं कि ऐसी और कोई कॉस्ट इस समय अप्लाई नहीं होती, ठीक है, पेपर में तो मान ही सकते हैं कम से कम। तो ऐसी कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन भारत आएंगे और भारत में ज्यादा से ज्यादा वो बर्गर खरीदना चाहेंगे, क्योंकि अमेरिका में $1 में उनको एक बर्गर पड़ेगा, भारत में $1 से वो 80 रुपए पा सकते हैं और इस 80 रुपए से वो 2 बर्गर खरीद सकते हैं, ठीक है। अच्छा, परचेजिंग पावर पैरिटी का थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स इन कंट्री 1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स इन कंट्री 2, ठीक है, इन करेंसी 2। तो इस आधार पे हम ये समझ लेते हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या चल रहा है। जैसे कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि भारत में
बर्गर की कीमत कितनी है? 40 रुपए। अमेरिकन बर्गर की कीमत कितनी है? $1। तो परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिकली हमारा $1 बराबर 40 रुपए हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, यदि दो देश कई वस्तुओं का, तो हम सिर्फ बर्गर क्यों लें, है ना, तब हम कई वस्तुओं का लेंगे और ये वही कॉमन गुड्स होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज सारे, जो कि यूएस में भी होते हैं और इंडिया में भी होते हैं। हमारा बास्केट का साइज सेम होगा, उसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स सेम होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ गुड्स सेम होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज सेम होंगे, कई वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। तो परचेजिंग पावर पैरिटी विनिमय दर की गणना करने के लिए उन वस्तुओं की एक टोकरी पर विचार कीजिए, इस टोकरी पर, ठीक है, इस टोकरी पर विचार कीजिए जो उन देशों में उत्पादित होती हैं और उनकी कीमतों पर तुलना कीजिए करें। ठीक है, जो हम ट्रिपल पी, जिससे हमें ट्रिपल पी विनिमय दरें प्राप्त हो सकती हैं। ट्रिपल पी विनिमय दर क्या है? अभी हमने बात करी इसके बारे में कि भारत में टोकरी की कीमत है ना, कॉस्ट ऑफ गुड एक्स, ये गुड एक्स है, एक्स, ठीक है, ये गुणा की निशान नहीं है, गुड एक्स इन करेंसी 1। तो भारत में टोकरी की कीमत बटे यूएस में टोकरी की कीमत, ठीक है, सिंपल फार्मूला है। परचेजिंग पावर पैरिटी में भारत की अर्थव्यवस्था, इसे हम आगे बढ़ाएंगे अभी, ठीक है, इसे हम अभी आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले थोड़ा और समझ लेते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी में भारत की अर्थव्यवस्था चाइना और यूएसए के बाद तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, यानी कि इंडिया ट्रिपल पी में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड है। अच्छा, नॉमिनल प्राइस में क्या है ये भी पता होना चाहिए। अगर हम नॉमिनल प्राइस की बात करें, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, नॉमिनल प्राइस पे यानी कि एनईआर डॉलर पे बात करें, एनईआर डॉलर पे बात करें तो पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और इंडिया से बड़ी इकोनॉमी कौन कौन सी हैं देखते हैं। यूएस सबसे बड़ी है डॉलर पे, चाइना नंबर 2 पे, नंबर 3 पे जापान, नंबर 4 पे जर्मनी, ठीक है, और नंबर 5 पे इंडिया। ये हमने बताया डॉलर पे, ये ट्रिपल पी में नहीं है, ये डॉलर पे। ट्रिपल पी में इंडिया की रैंक कितनी है? तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। किसके बाद? ट्रिपल पी में सबसे बड़ी इकोनॉमी है चाइना, नंबर 2 पे यूएसए, नंबर 3 पे इंडिया, हमारा भारत। ठीक है, यदि दोनों देशों में मुद्रास्फीति की दर भिन्न है, अब देखो मुद्रास्फीति होगा तो क्या होगा, दोनों देशों में इस बास्केट की जो प्राइस है वो चेंज होगी, और जहां पर मुद्रास्फीति ज्यादा होगी वहां पे बास्केट महंगी होगी। अभी हमने बोला कि वस्तुओं का मुद्रा से विपरीत रिलेशन है, यानी कि मुद्रा कमजोर होगी, ठीक है, मुद्रा कमजोर होगी, कमजोर या वीक, ठीक है, मुद्रा होगी कमजोर। ऐसी कंडीशन पे दोनों देशों की जो ट्रिपल पी विनिमय दरें हैं, एक मिनट, ट्रिपल पी विनिमय दरें हैं वो समय के साथ साथ बदलेगी। इस पे ध्यान दो, यदि दोनों देशों में मुद्रास्फीति की दर भिन्न है तो ट्रिपल पी विनिमय दरें समय के साथ बदलेगी। क्यों बदलेगी? क्योंकि किसी एक देश में वस्तु, जहां पे मुद्रास्फीति ज्यादा होगी वहां पे वस्तु महंगी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, यदि मुद्रास्फीति समान रहती है या कोई मुद्रास्फीति नहीं होती है ना, तो इस बास्केट की कीमत दोनों देशों में नहीं बदलेगी। तुलना, अच्छा, बदलाव होगा तो उनमें समान बदलाव होगा। जब समान बदलाव होगा या बदलाव नहीं होगा तो वैसी कंडीशन पे ट्रिपल पी विनिमय दरें समय के साथ नहीं बदलेंगी और स्थिर रहेंगी। ठीक है, एक और चीज, हाँ, उससे पहले थोड़ा सा मैदान क्लीन कर लेते हैं, है ना। जब एनईआर का मतलब $1 में कितने रुपए? 80 रुपए। ट्रिपल पी विनिमय दर के बराबर हो जाए, अभी ट्रिपल पी विनिमय दर $1 में 40 रुपए के आसपास आ रहा है, अगर ये 80 हो जाए तो हम कहते हैं कि दोनों देशों की मुद्राएं क्रय शक्ति समानता पर हैं, है ना, क्योंकि तब इंडिया में भी एक बर्गर 80 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, अगर ट्रिपल पी विनिमय दर 80 हो जाए तो मतलब इंडिया में भी बर्गर की कीमत 80 हो गई, अमेरिका में बर्गर की कीमत $1 है, तो दोनों देशों की जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो समान है। ठीक है, वो समान है, इसका मतलब क्योंकि इंडिया में एक बर्गर खरीदने के लिए 80 रुपए खर्च करने पड़ेंगे और अमेरिका में एक बर्गर खरीदने के लिए $1 खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रिपल पी विनिमय दर $1 बराबर 80 रुपए हो गया। तो सीधी बात है 80 रुपए होगा ही तब जब बर्गर ही 80 का हो जाएगा, है ना,
इसी से तो हमने ट्रिपल पी अभी निकाला है। बर्गर की जगह आप बास्केट रखोगे तो भी सिद्धांत तो वही का वही रहेगा, ठीक है। When NER becomes equal to triple P exchange rate, we say that currencies of two countries are at purchasing power parity, ठीक है। ये तो एक बात हुई। अब जरा देखते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी का रेट क्या है, ठीक है। ये रेट है परचेजिंग पावर पैरिटी का रुपये और डॉलर का। ट्रिपल पी में एक डॉलर बराबर कितने रुपए, कितने रुपए, ठीक है, ये देखना है। 2010 में कितना था, करीब 14 रुपए 59 पैसे के आसपास। 11 में 15 रुपए। ये डेसिमल आप अपने से कंसीडर कर लो, हमारे लिए कोई भी डेटा याद रखना जरूरी नहीं है, कुछ भी नहीं याद रखना, बस ये एक रफ आइडिया होना चाहिए कि कितने डॉलर में कितना सामान मिलता है और उसके तुलना में कितने, उस रुपए में कितने सामान मिलते हैं, ये जानकारी के लिए। तो जो परचेजिंग पावर पैरिटी है ये 2010 में करीब 14.5 रुपए था, 2020 में करीब 21.5 रुपए, ठीक है, 2022 में 21.5 रुपए से थोड़े ज्यादा। तो ये हम कह सकते हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी में भी रूपी की परचेजिंग पावर घट रही है, ठीक है, घट रही है, ठीक है। और देखते हैं हमारा क्वेश्चन यहां से हो जाएगा। हमारे पास ये क्वेश्चन आया था ना कि क्रय शक्ति समानता यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। यस, ये सही है। दूसरा, इन टर्म्स ऑफ ट्रिपल पी डॉलर इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट। तो ये गलत हो गया, ओनली वन सही है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर NER में वृद्धि रूपी की अधिमूल्यन को दर्शाता है, क्या ऐसा है क्या? चेक करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर यानी कि RER में वृद्धि व्यापार की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के संकेत देता है, इसे भी चेक करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें NER और RER पता होनी चाहिए कि ये हैं क्या, ठीक है। तीसरा, अन्य देशों में मुद्रास्फीति की तुलना में घरेलू मुद्रा की प्रवृत्ति में वृद्धि से NER और RER के बीच बढ़ती भिन्नता होने की संभावना है, ठीक है, डिफरेंसेस आ सकते हैं, ये सब चेक करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें NER और RER का कॉन्सेप्ट स्टैब्लिश करना है। चलिए चलते हैं, इसको स्टैब्लिश करते हैं। क्या होते हैं रियल एक्सचेंज रेट, है ना, रियल एक्सचेंज रेट क्या होते हैं यानी कि वास्तविक विनिमय दर, ये समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले हमने NER समझा, ट्रिपल पी समझा। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि व्यापार प्रतिस्पर्धा मूल रूप से RER द्वारा दर्शाई जाती है, ठीक है। व्यापार प्रतिस्पर्धा मूल रूप से RER द्वारा दर्शाई जाती है। ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय RER, यानी कि हम लोग बोलते हैं वास्तविक विनिमय दर को शॉर्ट में RER, रियल एक्सचेंज रेट। वहीं पे आते हैं NER के हिसाब से $1 में 80 रुपए, ठीक है। एक बर्गर भारत में 40 का और अमेरिका में $1 का। तो वर्तमान स्थिति में हम ये कह सकते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन भारत आना चाहेंगे, क्योंकि वो उतने ही डॉलर में 80 रुपए प्राप्त करेंगे, ठीक है, और भारत से 2 बर्गर खरीदेंगे। कितने? 2 बर्गर खरीदेंगे, बिकॉज यहां पे बर्गर कितने का है? 40 का। मतलब ये कह सकते हैं कि वर्तमान स्थिति में भारत अमेरिका को बर्गर निर्यात करेगा, भारत अमेरिका को बर्गर निर्यात करेगा। क्यों? क्योंकि बर्गर तुलनात्मक रूप से इंडिया में सस्ता है, या कि ये कहें कि अमेरिका में ट्वाइस महंगा है, ट्वाइस यानी कि 2 गुना महंगा है, ठीक है, भारत की तुलना में। तो वैसी कंडीशन पे अमेरिकन को भारत में बर्गर सस्ता पड़ेगा। भारत अमेरिका को बर्गर का निर्यात जारी रखेगा या नहीं, ये 3 मानदंडों पर डिसाइड होता है। ये 3 पैरामीटर्स हमको अभी समझने हैं, 3 पैरामीटर्स समझने हैं, ठीक है। इन 3 मानदंडों पर डिपेंड करेगा कि इंडिया बर्गर का निर्यात अमेरिका को करना जारी रखेगा या नहीं। अब मान लो आप जो है वो वित्त मंत्री के सलाहकार हैं, सिविल सर्वेंट हैं। जब आप IAS क्वालिफाई कर लेते हो ना, तो कुछ समय बाद जब आप प्रमोट हो जाते हो 10-15 साल की सर्विस के बाद, तो आपको अवसर मिलता है कि आप हायर ब्यूरोक्रेसी में
मिनिस्टर्स को एडवाइसेस दो, ठीक है, एडवाइसेस। अब एडवाइसेस देने के लिए जरूरी यह है कि आपको इस समझ तो आए पहले कि ये प्राइसेस डिसाइड कैसे होते हैं, किन पैरामीटर्स पे के बाद इंडिया यूएस को या दुनिया के किसी देश को एक्सपोर्ट कर सकता है कि नहीं। और इन पैरामीटर्स को समझने के लिए ये क्लास आपको मजबूती से देखना पड़ेगा कि अमेरिका में बर्गर की कीमत अगर बढ़ती है तो, यानी कि यूएस में $1 की जगह अगर $2 का हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन भारत आके बर्गर खरीदेंगे, क्योंकि अगर $1 की जगह $2 हो जाए तो $2 में भारत में तो 4 बर्गर खरीदा जा सकता है। तो वैसी कंडीशन में अमेरिका को भारत का निर्यात बढ़ेगा, ठीक है। और पहला हमने समझ लिया, ठीक है। तीसरा समझते हैं आप, NER अगर 80 से 85 हो जाए, ठीक है, या ये हम कह सकते हैं कि NER अगर बढ़ता है तो अमेरिका को निर्यात बढ़ेगा। क्यों? अगर NER ये 80 है ना, अमेरिकन को $1 में यहां 80 की जगह 90 मिलने लगे, ठीक है, अगर 80 की जगह उनको 90 मिलने लगे और भारत में बर्गर 40 का है तो और ज्यादा अमेरिकन भारत से बर्गर खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि $1 में वो 90 रुपए प्राप्त करेंगे। इस 90 रुपए में वो 2 बर्गर खरीदेंगे तो भी तो उनके पास 10 रुपए बचेगा, है ना। और इस 10 रुपए की वो लोग खाना पसंद करेंगे आइसक्रीम। क्या कहते हो, है ना, आइसक्रीम। चलो अभी मुंह में पानी नहीं आए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अब इसको समझते हैं कि भारत में बर्गर की कीमत अगर बढ़ती है तो, ध्यान दो, भारत में अगर बर्गर की कीमत बढ़ती है तो मतलब भारत में 40 रुपए की जगह अगर ये 81 का हो जाए, है ना, बढ़ के, तो अमेरिकन को $1 में एक बर्गर मिलता है वहां पे, है ना। अमेरिकन को $1 में एक बर्गर अमेरिका में मिलता है, भारत में आएंगे उनको 80 रुपए का मिले, केवल 80 रुपए मिलेंगे। तो 80 रुपए में तो बर्गर नहीं खरीद सकते अगर बर्गर की प्राइस बढ़ के 81 हो जाए तो, या 90 हो जाए तो, है ना। तो यानी कि अगर भारत में बर्गर की कीमत बढ़ती है तो भारत से अमेरिका को होने वाला निर्यात घटेगा, और अगर ये 80 के ऊपर चला जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, मतलब भारत का निर्यात अमेरिका को घट जाएगा और भारत का आयात अमेरिका से बढ़ जाएगा। अब आपको समझ में आया ना कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किन बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किन बातों पे डिपेंड करता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जरा और देखते हैं, पहले यही समझ लेते हैं। ये हम कह सकते हैं क्या, इसी पॉइंट पे रखते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं, क्योंकि हमें हर बार बैटिंग करने के लिए थोड़ी घास साफ करनी पड़ती है ना। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग को थोड़ी सी जगह बना लेनी चाहिए, जाके बात हमको समझ में आएगी, ठीक है। चलिए ये पॉइंट नंबर 1 और 3 फिर से देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 एंड 3 फिर से देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि अमेरिका में अगर प्राइस बढ़ती है तो ये बात भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाएगी, या NER अगर 80 की जगह 85 हो जाए तो अमेरिका को निर्यात बढ़ता है, ठीक है। यानी कि रूपी अगर देखो 80 का 85 हो जाना ना, रूपी अगर 80 का 85 हो गया तो इसे हम डिप्रिसिएट बोलेंगे। अभी ये सब आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि इसे हम डिप्रिसिएट क्यों कहते हैं, ठीक है। अगर रूपी डिप्रिसिएट हो जाए तो अमेरिका को निर्यात बढ़ जाएगा, है ना। भारत ज्यादा से ज्यादा, इंडिया ज्यादा से ज्यादा गुड्स अमेरिका को एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। कैसे? तो ये दोनों बातों में हम देखते हैं कि पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 में जो एक्सपोर्ट है इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वही इंडिया का ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है ना, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है। तो पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 में भारत का एक्सपोर्ट ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहा है, मोर कॉम्पिटिटिव हो रहा है पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3 में, जबकि पॉइंट नंबर 2 में भारत का एक्सपोर्ट जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो घट रहा है। क्या हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते क्या? अब जरा इस बात को ध्यान देना कि भारत की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस पैरामीटर 1 और पैरामीटर 3 में बढ़ रही है और पैरामीटर 2 में घट रही है। तो हम इसको इस तरह नहीं कह सकते क्या कि भारत की जो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है, वो सीधी बात है, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब ये होता है कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो अनुपातिक है, प्रोपोर्शनल है, किस बात में? अमेरिका में बर्गर की कीमत अगर बढ़ती है तो, या NER अगर
80 से 85 होता है, यानी कि अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर NER बढ़ता है तो, ठीक है, यानी कि रुपये अगर डिप्रिशिएट होता है तो, ठीक है। और भारत में बर्गर की कीमत अगर बढ़ती है तो उसमें इंडिया का ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस घट रहा है, इसलिए हम इसको 1 इंडिया में बर्गर की कीमत लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। आइए इन कंडीशंस को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। मतलब कहने का ये कि हम ये लिख सकते हैं क्या, चूंकि व्युत्क्रमानुपाती तो हमने 1 पहले से लिख रखा है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि चूंकि ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को RER से दिखाया जाता है ना, ये हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। ये इसके यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल का साइन लगा दें, बिकॉज ये 1 भारत में बर्गर की कीमत ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। भारत में व्यापार की प्रतिस्पर्धात्मकता, भारत में व्यापार की प्रतिस्पर्धात्मकता, इंडिया ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कैन बी सेड टू बी इक्वल टू, किसके बराबर होगा, तो यूएस में बर्गर की कीमत गुणे NER, ये दोनों चीजें अंश में आ गई, ठीक है, और बटे ये 1 है ना, तो बटे भारत में बर्गर की कीमत, ठीक है। और चूंकि अच्छा ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को RER से दिखाते हैं, तो हम यहां पे भी तो लिख सकते हैं, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को RER से दिखाते हैं, एक मिनट, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को दिखाते हैं RER से, ठीक है। तो यहां पे भी हम ये लिख सकते हैं कि RER इज प्रोपोर्शनल टू दिस कंडीशन, चूंकि यहां पे 1 लिखा है तो हम लिख सकते हैं। तो हम इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में लेके आएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि RER इक्वल टू यूएस में बर्गर की कीमत मल्टीप्लाइड बाई NER डिवाइडेड बाई भारत में बर्गर की कीमत, ठीक है, बिकॉज व्यापार प्रतिस्पर्धा RER से दिखाई जाती है। अच्छा मैथमेटिकली इस चीज को हम फिर से एडजस्ट करने वाले हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देना। RER अपनी जगह पे लिखा है RER, ये ठीक है, NER अपनी जगह पे लिखा है NER, अंश में लिखा है तो हम उसे कह सकते हैं अपनी जगह पे लिखा है, और डिनोमिनेटर यानी कि हर में लिखा हुआ है भारत में बर्गर की कीमत, तो डिनोमिनेटर में भारत में बर्गर की कीमत यहां पे दिख रहा है ना। अगर हम ये जो यूएस में बर्गर की कीमत है इसको इसके भी डिनोमिनेटर में ले आए, जैसे कि ये यहाँ पे है ना, तो बात तो वही की वही रहेगी। अगर मैथमेटिकली देखोगे तो ये उठ के तो ऊपर ही जाएगा, अंश में ही गुणा होगा इसका, है ना, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना मैथमेटिकली। तो ध्यान दो, अभी हमने बात करी थी कि भारत में बर्गर की कीमत बटे अमेरिका में बर्गर की कीमत को परचेजिंग पावर विनिमय दर कहा जाता है, ठीक है। तो अब आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे तो आप आसानी से बता सकते हो कि भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता कैसी है। तो आपको दो चीज चेक करनी पड़ेगी कि ट्रिपल P विनिमय दर कितना है और NER कितना है। और आप जानते हो कि जब NER और ट्रिपल P विनिमय दर बराबर हो जाएंगे, यानी कि अगर दोनों बराबर हो जाए, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, तो यहाँ पे आएगा 1, और जब 1 आ जाता है तो दोनों देशों के बीच में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रुक जाता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रुक जाता है, ठीक है, नो एक्सपोर्ट नो इंपोर्ट, सिंपल। इसी बात को हम और अच्छे से इलस्ट्रेट करेंगे, है ना, क्योंकि भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता बराबर यूएस में बर्गर की कीमत मल्टीप्लाइड बाई NER, यानी कि ये गुणा का निशान है, बटे भारत में बर्गर की कीमत है। इसलिए हम यहाँ पे अगर नंबर डाल देंगे तो यूएस में बर्गर की कीमत कितना है, $1, है ना, NER कितना है, 80 रुपए, $1 बराबर 80 रुपए, है ना, ये ठीक है। तो NER है 80 रुपए और भारत में बर्गर की कीमत कितना है, 40। तो हम ये कह सकते हैं कि RER 2 गुना है, और जब तक RER 1 से ज्यादा रहेगा तब तक भारत अपने बर्गर को अमेरिका को निर्यात करना जारी रखेगा। क्यों? क्योंकि भारत की ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस अमेरिका से ज्यादा है। जब तक ये 1 से ज्यादा है, जब ये 1 के बराबर हो जाए मतलब भारत और अमेरिका की ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बराबर हो गई, ठीक है, तब हम बोलेंगे बराबर हो गई। जब NER 1 हो जाएगा, कब? जब NER
इक्वल्स टू 1, तब ये बात हम कर सकते हैं, है ना। और अगर, हाँ ये हमने बोला, ये बोला भी, अगर RER 1 से कम हो जाए, मतलब भारत में चीजें महंगी हो गई, तो अमेरिका भारत को अपने बर्गर का निर्यात शुरू कर देगा। यहां पे देखो, अब ये RER 1 से कम कब आएगा, जब ये नंबर 80 से ज्यादा हो। 80 से ज्यादा होगा तो कैसे, क्या आएगा, 80 गुणे, एक मिनट, 80 गुणे 1 बटे, कोई भी नंबर यहाँ पे 80 से लिखोगे तो वो 1, कोई भी नंबर आप 81 लिखोगे, 80 लिखोगे तो 1 आएगा, 81 लिखोगे तो ये कट के जो संख्या आएगी वो 1 से कम होगी, है ना, लेस देन 1 आएगा। तो वैसी कंडीशन पे ये दिखाता है कि इंडिया में प्राइसेस महंगे हो गए। कहां से, अमेरिका से। तो जब इंडिया में प्राइसेस महंगे हो जाएंगे तो भारत अमेरिका को निर्यात बंद कर देगा और अमेरिका भारत को निर्यात शुरू कर देगा। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे। इसलिए RER दोनों देशों के बीच में निर्यात प्रतिस्पर्धा को निर्धारित करता है, इसलिए हमने ऐसा बोला। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। जब RER बराबर 1, जब RER बराबर 1 और NER बराबर PPP विनिमय दरें, तब हम कहते हैं कि मुद्राएं क्रय शक्ति समता पर हैं। इसका मतलब यह है कि एक ही मुद्रा में मापे जाने पर दो देशों में समान की कीमत समान है। ये वाला समान का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत, ये वाले समान का मतलब है इक्वल। ठीक है, समान है। यदि भारत अपने सभी व्यापारिक भागीदारों के साथ केवल एक ही पैरामीटर, यहां पे ध्यान दे रहे हैं ना सब लोग, यहां पे, यदि भारत अपने सभी व्यापारिक भागीदारों के साथ केवल एक ही पैरामीटर के साथ अपनी निर्यात प्रतिस्पर्धा को मापना चाहता है, ठीक है, तो यह, क्योंकि एक देश की बात होती तो हम सिर्फ रूपी डॉलर की बात करते, है ना, सिर्फ रूपी डॉलर की बात करते, लेकिन चूंकि भारत के व्यापारिक साझेदार बहुत सारे हैं, ठीक है, तो हम सभी के साथ, जैसे मान लीजिए कि भारत का टोटल एक्सपोर्ट है, ये भारत का टोटल एक्सपोर्ट है, इसे हमने एक पाई चार्ट से दिखाया, इतना प्रतिशत मान लीजिए डॉलर पे होता है, ठीक है, इतना प्रतिशत मान लेते हैं यूरो पे होता है, ठीक है, और ये परसेंटेज मान लेते हैं पाउंड पे है, इस सभी का ये परसेंटेज मान लेते हैं येन का है। तो इसी तरह हर कंट्री के अपने परसेंटेज के हिसाब से उसकी करेंसी को रूपी में, रूपी के साथ, ठीक है, रूपी के साथ निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा कि उसकी परचेजिंग पावर कितनी है हर करेंसी का, और भारत की टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, टोटल ट्रेड में उसका कितना हिस्सा है, उतना वेट उस करेंसी को असाइन कर दिया जाएगा। जैसे डॉलर का ज्यादा है तो डॉलर को ज्यादा असाइन कर देंगे, येन का कम है तो येन को कम असाइन कर देंगे। तो हमें जो है इसे बोलते हैं वेटेड एवरेज, ठीक है, भारित माध्य, और इसके अनुसार हम सभी करेंसीज के साथ भारत का रियल एक्सचेंज रेट निकाल लेते हैं। तो सभी करेंसीज के साथ भारत का रियल एक्सचेंज रेट जब हम निकालते हैं तो उसे हम बोलते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, RER। ठीक है, यहां पे आया RER। चलिए और समझते हैं। इसी प्रकार यदि हम NER की गणना केवल एक देश से न करके उन सभी देशों से जिनसे भारत एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है उनके वेटेड एवरेज के हिसाब से निकालें, तो जो हमारा प्रभावी दर आता है उसे हम बोलते हैं NER, यानी कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, RBI, RER और NER, RER और NER की गणना कैसे करता है, प्रति रुपए में। मतलब RBI ये नहीं निकालता कि $1 बराबर कितने रुपए, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो भारतीय हैं, इसलिए RBI ऐसा नहीं निकालेगा। RBI क्या करेगा, RBI निकालेगा $1 में कितने डॉलर, ठीक है, RBI ये निकालेगा $1 में, ये निशान डॉलर का है, ठीक है, जिसको अगर नहीं समझ में आता तो ये निशान डॉलर का है। RBI निकालता है कि $1 में कितने डॉलर हैं, तो अगर $1 में 80 रुपए, तो $1 में कितने डॉलर, तो 1/80, ठीक है। अगर इसे आप डिवाइड कर लोगे तो आएगा 0.0125, ठीक है। उसी तरह $1 में कितने गुना है, रुपये कितने गुना है डॉलर से, तो 2 गुना है, तो हम ये कह सकते हैं कि $1 बराबर आधा डॉलर, है ना। अगर रुपये 2 गुना है ज्यादा मजबूत, तो हम कह सकते हैं कि $1 बराबर आधा डॉलर। उसे आप निकालोगे तो ये आधा डॉलर आ भी जाता है ना।
ये हमारा इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हो गई, क्योंकि आरबीआई निकालता है, ये आप लोग लिख लो, आरबीआई निकालता है चीजों को प्रति रुपए में, ठीक है, पर रूपी निकालता है। और देखते हैं अब NER और RER के लिए दो अलग अलग इंडेक्स निकाले जाते हैं, दो अलग अलग सूचकांक बनाए जाते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि इसको हम किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ये ग्राफ आप लोग समझते हो ना, थोड़ी फिर जगह बनाने, रुकिए 1 मिनट। हाँ, ये ग्राफ आप लोग समझते हो ना, ऐसे यहाँ पे ये ग्राफ होते हैं, एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और इसमें ऐसे ढेर सारी लाइनें होते हैं। ये इसमें अगर चीजों को दिखाना है तो अगर हम मान लीजिए इसको 100 मान लें, ठीक है, तो जब ये 0.125 घटेगा तो ये 100 से नंबर कम आएगा, जब ये बढ़ेगा तो 100 से नंबर ज्यादा आएगा। अगर हम 0.15 को यहां पे 0.120 यानी कि 0.15 को 0.120, ठीक है, यहां पे 0 लगा दो, ऐसा। तो ये संख्या जो हमने लिखी ये इससे भी छोटी हो गई, तो यहाँ पे 100 से घटकर कुछ 95 या ऐसा कुछ आएगा, है ना। तो हम यहाँ पे डॉट उसका एक लगा देंगे, तो ऐसे डॉट लगाते रहेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि ग्राफ बनता चला जाएगा कि रुपये कब उछाल ले रहा है, कब नीचे जा रहा है, ठीक है। ये वजह होती है इसकी। तो अगर हम इस नंबर को 100 मान लेते हैं तो जब ये नंबर बढ़ेगा तो 100 बढ़ेगा, जब ये नंबर घटेगा तो 100 घटेगा। जब ये नंबर बढ़ेगा मतलब ये है कि रुपये ज्यादा डॉलर खरीद सकने में सक्षम है। यहां पे देखो, हाँ, जब ये नंबर बढ़ेगा तो इसका मतलब कि 1 रुपए में हमें ज्यादा डॉलर मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि रुपये का अप्रिसिएशन हो रहा है, अधिमूल्यन हो रहा है, ठीक है, अप्रिसिएशन हो रहा है, अधिमूल्यन हो रहा है। अगर ये संख्या घट गई तो हम कहेंगे कि 1 रुपये में हमको कम डॉलर मिल रहे हैं, तब हम कहेंगे कि रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, ठीक है, अवमूल्यन मतलब कि डिप्रिसिएशन हो रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और उसी तरह अच्छा ये मान लीजिए और कि RER के लिए मान लीजिए ये जो आपको 0.5 आया था ना, आधा गुना आया था, इसको भी हम 100 मान लेते हैं। तो जब ये आधे गुने से बढ़कर कुछ ज्यादा होता है, फिर ऊपर आ जाओ यहां पे, तो 1 रुपये जब ये आधे गुने से कुछ ज्यादा हो जाएगा, मतलब 0.7 हो जाए, 0.8 हो जाए, 0.9 हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि रुपये डॉलर की तुलना में ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहा है, ठीक है, ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहा है, ठीक है। मुद्रा की बात हो रही है अभी वस्तु की बात नहीं हो रही, ठीक है। रुपये ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहा है। अगर ये 5 घट के 0.4 हो जाए तो हम ये कहेंगे कि रुपये इज लेस कॉम्पिटिटिव, ठीक है, लेस कॉम्पिटिटिव, है ना, कम कॉम्पिटिटिव होगा। तो रुपये डॉलर का ये रिलेशन हमको समझ में आता है। जब ये बढ़ता है तो हम कहेंगे रुपये अप्रिसिएट हुआ, जब ये घटता है तो रुपये हम कहेंगे डिप्रिसिएट हुआ, ठीक है। और जब रुपये का अप्रिसिएशन होता है तो रुपये का रिलेशन, मुद्रा का रिलेशन वस्तु से कैसा है, विपरीत, तो हम कहेंगे कि निर्यात हमारा कम प्रतिस्पर्धी है, क्योंकि रुपये और वस्तु, निर्यात वस्तुओं को होता है ना। जब रुपये अप्रिसिएट हुआ तो हम कहेंगे कि हमारा निर्यात कम प्रतिस्पर्धी है, लेस कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि रुपये का वस्तु के साथ, किसी भी मुद्रा का वस्तु के साथ रिलेशन कैसा होता है, विरोधाभासी, ठीक है, इसलिए ऐसा है। और देखते हैं अब हमारे पास ये प्रश्न है, यूपीएससी ने 2022 में पूछा था, हमने क्वेश्चन आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। अगर आप में से किसी को आता होगा तो आपने कमेंट कर दिया होगा, मैंने अभी कमेंट चेक नहीं किया है, ठीक है। हाँ, अब जरा क्वेश्चन देखते हैं कि नाम मात्र प्रभावी दर यानी कि NER में वृद्धि रुपये की अधिमूल्यन को दिखाता है। अभी हम पीछे देख चुके हैं, है ना। NER 0.0125, अगर ये बढ़ेगा तो जो इसके सामने हम 100 नंबर लिखते हैं वो भी बढ़ेगा, तो हम बोलेंगे कि रुपये का अप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है, सही है। तीसरा पहले देख लेते हैं, यदि अन्य देशों में मुद्रास्फीति की तुलना घरेलू मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति में वृद्धि से NER और RER के बीच में भिन्नता संभव है। हाँ, अगर जैसे अन्य देशों में मुद्रास्फीति, भारत में मान लीजिए मुद्रास्फीति ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो रुपये टूटेगा, ये टूटेगा ना रुपये, तो जो NER का ग्राफ है वो नीचे की तरफ जाएगा,
ठीक है, नीचे की तरफ जाएगा। और जो RRR का ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो वैसी कंडीशन पर इनके बीच में भिन्नता संभव है। यस, और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर RRR में वृद्धि से भारत के व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार होता है? नहीं, हमने बोला था ना, बात मुद्रा की नहीं है, बात मुद्रा की नहीं है। भारत की मुद्रा तो अप्रिशिएट करेगी, ठीक है, भारत की मुद्रा तो अप्रिशिएट करेगी। इस केस में मुद्रा की बात हो रही है, इस केस में वस्तु की बात हो रही है। ठीक है, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस की बात हो रही है इस सेकेंड स्टेटमेंट में, व्यापार की। तो वैसी कंडीशन पे भारत का एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा, अगर आपका एक्सपोर्ट तो घटेगा अगर आपकी मुद्रा ज्यादा मजबूत हो रही है तो। ठीक है, एक्सपोर्ट RRR में वृद्धि हो रही है, मतलब आपकी मुद्रा मजबूत हो रही है, तो आपका एक्सपोर्ट घटेगा, क्योंकि मैंने बोला ना कि मुद्रा का वस्तु के साथ विरोधाभासी रिलेशन है। मुद्रा मजबूत हो गई आपका एक्सपोर्ट कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये गलत। आपका सही स्टेट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 3। ठीक है, RBI डेटा को इस तरह से पेश करती है। कैसे? इसमें जैसे दिखाया गया है कि किसी समय माना गया होगा ना NRR और RRR को 1। अब एक बार नीचे देख लो, पहले NRR को रेड से दिखाया गया है, RRR को ब्लू से दिखाया गया है। किसी समय इसको 100 माना गया होगा, फिर ये ऊपर गया, इसका मतलब हमारा रुपए मजबूत हुआ, थोड़ा बहुत मजबूत हुआ होगा उस टाइम में, और फिर आप देखो ये है 100 की लाइन। ठीक है, ये है 100 की लाइन, और अब आप देखो कि RRR और NRR दोनों नीचे गए हैं। ठीक है, दोनों नीचे गए हैं। ऐसी कंडीशन में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि RRR भी नीचे गया। ठीक है, 100 से नीचे गया, और ये डेटा पब्लिश किया था RBI ने स्वयं। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच। इस क्लास को हम लोग आगे फिर ले जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और देखते रहिए दी कॉन्सेप्चुअल IAS। थैंक यू सो मच।